सोचिए, एक ऐसा शख्स जो अपनी पूरी जिंदगी परछाई में रहा, लेकिन जिसके काम ने 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश की सुरक्षा की पूरी कहानी ही बदल दी। आज हम बात करेंगे उस जासूस की जिसकी सोच एक राष्ट्र की सुरक्षा नीति बन गई। तो सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे। हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन से मिले तजुर्बे ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नए आक्रामक सिद्धांत को जन्म दिया, और आखिर इस सोच के पीछे का वो दिमाग कौन था। देखिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया है। दशकों तक भारत की नीति थी रणनीतिक संयम की, मतलब एक रक्षात्मक रुख जो हमले के बाद प्रतिक्रिया देता था। लेकिन अब है आक्रामक रक्षा का नया सिद्धांत, जो कहता है इंतजार मत करो, सक्रिय रहो, दुश्मन से एक कदम आगे चलो और सजा देकर खतरे को रोको। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि 21वीं सदी के खतरे भी एकदम नए थे। अब भारत साइबर वॉर, देश के अंदरूनी मामलों में विदेशी दखलंदाजी और पड़ोस में लगातार बढ़ती अस्थिरता जैसी मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहा था। इन नए खतरों से निपटने के लिए पुरानी रणनीतियां, सीधी सी बात है, काफी नहीं थी। और इन्हीं जरूरतों से जन्म हुआ डोभाल सिद्धांत का। ये कोई किताबी पॉलिसी नहीं है, बल्कि दशकों के जमीनी खुफिया तजुर्बे का निचोड़ है। इस सिद्धांत का सीधा सा मतलब है कि खतरे के बड़ा होने का इंतजार मत करो, उसे पनपने से पहले ही खत्म कर दो। तो चलिए जानते हैं कि इस सिद्धांत के पीछे वो दिमाग किसका है। तो मिलिए इस कहानी के आर्किटेक्ट से, अजीत डोभाल। एक ऐसा नाम जिनका जीवन तो परछाइयों में गुजरा, लेकिन जिनके काम ने देश की पॉलिसी को खुले तौर पर एक नई दिशा दी। लोग इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, और सच कहूं तो इनका करियर किसी स्पाई थ्रिलर से कम है भी नहीं। ये टाइमलाइन डोभाल के उस असाधारण सफर को दिखाती है। 1968 में एक युवा आईपीएस अधिकारी के तौर पर शुरुआत करने से लेकर दशकों तक फील्ड में खतरनाक ऑपरेशंस करना, खुफिया एजेंसीज को लीड करना और आखिरकार भारत के सबसे ताकतवर सुरक्षा अधिकारी यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनना। उनके करियर की शुरुआती सफलताओं में से एक थी मिजोरम में। जब वहां विद्रोह अपने चरम पर था, तो डोभाल ने फौज भेजने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने विद्रोहियों के संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के अंदर घुसपैठ की और उनके टॉप कमांडरों को शांति वार्ता के लिए राजी कर लिया। नतीजा, विद्रोह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही टूट गया। इस ऑपरेशन का असर कितना गहरा था, ये आप खुद मिजो नेता लालडेंगा के इस बयान से समझ सकते हैं। ये डोभाल के काम करने का तरीका दिखाता है, दुश्मन को ताकत से नहीं बल्कि उसकी सोच को बदलकर हराना। ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। अब बात करते हैं डोभाल के करियर के शायद सबसे खतरनाक ऑपरेशनों में से एक की। साल था 1988। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक बार फिर आतंकवादियों के कब्जे में था। माहौल बेहद तनावपूर्ण था और सरकार कोई भी गलती दोहराने से बचना चाहती थी। और यहीं पर डोभाल ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने एक रिक्शा चलाने वाले का भेष बनाया, मंदिर के अंदर गए और खुद को एक आईएसआई एजेंट बताकर आतंकवादियों का भरोसा जीत लिया। अंदर से उन्होंने उनकी संख्या, उनके हथियारों की पूरी जानकारी बाहर भेजी और आखिरकार उन्हें सरेंडर करने के लिए मना लिया। इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो किसी पुलिस अधिकारी के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अब एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती की तरफ चलते हैं। साल 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था। ये कोई गुपचुप ऑपरेशन नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने 180 यात्रियों की जान का सवाल था। और इस मुश्किल बातचीत को लीड करने वालों में से एक थे अजीत डोभाल। डोभाल का ये बयान साफ बताता है कि ये सिर्फ आतंकियों से बातचीत नहीं थी। कांधार के एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की ISI की मौजूदगी ने खेल ही बदल दिया था। इस तजुर्बे ने डोभाल की सोच पर गहरी छाप छोड़ी और उन्हें यह सिखाया कि आतंकवादी और उन्हें पालने वाले देश में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। और यहीं से हम डोभाल के करियर के दूसरे हिस्से में आते हैं। मिजोरम के जंगलों, स्वर्ण मंदिर की दीवारों और कांधार के एयरपोर्ट से जो सबक सीखे गए थे, अब वो देश की राष्ट्रीय नीति की बुनियाद बनने वाले थे। तो असल में ये डोभाल सिद्धांत है क्या? चलिए इसके 4 मेन पिलर्स को समझते हैं। पहला, सक्रिय रक्षा। खतरे का इंतजार मत करो, उसे सोर्स पर ही खत्म करो। दूसरा, रक्षात्मक आक्रामक। अगर हमला होता है तो चुप मत बैठो, ऐसा जवाब दो कि दुश्मन दोबारा हिम्मत ना करे। तीसरा, जीरो टॉलरेंस। आतंकवादी और उसे पनाह देने वाले दोनों बराबर के दुश्मन हैं। और चौथा, सरकार का समग्र दृष्टिकोण, यानी सेना, खुफिया एजेंसी और डिप्लोमेसी सब मिलकर एक साथ काम करें। और हाँ, ये सिद्धांत सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, इसे असल में लागू भी किया गया। चाहे वो म्यांमार में सीमा पार ऑपरेशन हो, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सभी कार्यवाहियों में डोभाल सिद्धांत की साफ झलक दिखती है। ये भारत के खतरों से निपटने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस सिद्धांत का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को चुनौती देना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब कोई भी देश परमाणु हथियारों की धमकी देकर छोटे मोटे युद्ध या प्रॉक्सी वॉर नहीं छेड़ सकता। और भारत की अपनी मजबूत परमाणु ताकत इस बात को और पुख्ता करती है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आता है? तो मजे की बात यह है कि डोभाल सिद्धांत 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में बदली सोच का ही एक हिस्सा है। प्रत्याशित आत्मरक्षा का सिद्धांत, जो कहता है कि कोई भी देश खतरे को भांपकर पहले कार्रवाई कर सकता है, अब दुनिया में ज्यादा स्वीकार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि डोभाल सिद्धांत ने भारत की छवि को एक हमले झेलने वाले देश से बदलकर खतरों को पहले ही रोकने वाली एक ताकतवर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया है। यह सिर्फ एक डिफेंस पॉलिसी नहीं, बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत की नई भूमिका का ऐलान है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हाइब्रिड वॉर और नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे नए खतरे हैं, क्या भारत का ये आक्रामक रक्षा का मॉडल ही राष्ट्रीय सुरक्षा का नया ग्लोबल नॉर्म बनने जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज दुनिया भर के रणनीतिकार सोच रहे हैं।